डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुजरात पुलिस PSI MT मोटर ट्रांसपोर्ट के पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई थी 2021 में, उसका एग्ज़ाम हो चुका है और उसका सोल्यूशन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर हुआ था 27 फेब 2022 को। आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सोल्यूशन डिस्कस कर लीजिए। हो सकता है क्योंकि कम कैंडिडेट जहाँ पे होते हैं उसका पेपर सोल्यूशन जल्दी कोई कराता नहीं है। क्योंकि आप लोग चैनल पे हो, आप लोगों का कहना है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब में भी जब आपके जो फाइनल आंसर की आए वहाँ से कुछ क्वेश्चन के वेरिएशन हो सकते हैं, इसको एकदम एग्जैक्ट हम नहीं कह के चल सकते, बट मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगा तो चांसेस कम है कि वेरिएशन हो, बट स्टिल किसी किसी क्वेश्चंस में वेरिएशंस आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग की वजह से। अब जो मैं सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, अब ये जो गुजराती पोर्शन है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गुजराती पढ़ने में, खुद को समझने में, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डायरेक्टली मैं चलूँगा आगे। और आप लोग टेक्निकल के लिए बोल रहे थे, बट जब मैं पेपर देख रहा था ये पूरा सोल्यूशन के लिए, तो मुझे लगा कि इसके रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं, उसको भी डिस्कस करना चाहिए। तो आज के इस पोर्शन में मैं केवल रीजनिंग वाला पोर्शन सेपरेटली डिस्कस करूंगा, जो कि स्टार्ट होता है 61 से लेके 90 तक जो क्वेश्चन है रीजनिंग एप्टी के, वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए अगर आपके सिलेबस में वो है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। क्योंकि इंजीनियरिंग का, हालांकि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, बट स्टिल काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं वो छोड़ देते हैं, या फिर उनको लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। बट बिलीव मी, अगर आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ आप उसको कर सकते हो, क्योंकि वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन सही होंगे, गलत होने का कोई चांस रहेगा नहीं। और ये जो ऊपर आपका गुजराती वाला पोर्शन गया, अब नीचे जो आपके इंग्लिश वाला पोर्शन जा रहा है, तो इंग्लिश ग्रामर का भी मेरी अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है कि मैं आपको ये सॉल्व करा के बताऊँ। होप्स हो कि किसी ने कराया होंगे, अगर किसी ने नहीं कराए हैं तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि आंसर की नहीं आती है। बट आप देख लेना, जो लोग इंग्लिश की क्लासेस देते हैं, मे बी किसी ने तो जरूर कराए होंगे। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है। तो यहाँ से अब पेन और कॉपी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका 61, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो मुझे पता है सभी लोगों ने कर दिए होंगे। आंसर भी मार्क किया गया है, सही आंसर है ये। क्या होता है पेरीमीटर, ये बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। पेरीमीटर होता है आपका 2 पाई r, यहाँ पे 2 और r की वैल्यू है 5 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। चूँकि ये 10 हो गया तो एक पॉइंट इधर हो जाएगा, तो 31.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 8। यहां पे पूछा जा रहा है कि सपोज कर लीजिए कोई आपके पास सर्कल है और यहां पे एक आप स्क्वायर बना देते हो, तो उसकी एरिया। अब ये क्वेश्चन कई सारे टाइप्स का कई सारे एग्जाम्स में पूछता है। आपके एग्जाम्स में सपोज कर लीजिए कि ये पूछा गया है इस सर्कल का एरिया, कई सारे एग्जाम में ये जो रिमेनिंग एरिया है वो पूछ लेता है, तो डिपेंड करता है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो इजीली कर सकते हो। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्क्वायर है इसकी जो साइड्स है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स है, मैं बाहर लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। अब एक्स साइड है तो सारी एक्स ही होंगी। अब ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल का, ये अदर पॉइंट है, और ये आप अगर इन दोनों को मिलाते हो सेंटर से होके जाता है ये, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो स्क्वायर बन सकता है उसमें हमने वो ड्रॉ किया हुआ है। अब ये क्या है आपका, ये देखो आपका इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये भी पता है ये भी एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल, आप सभी को पता हो जाएगा। अंडर रूट क्या होती है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स मीन कि एक्स बाहर हो जाएगा, तो एक्स रूट 2 हम लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स रूट 2। वेरी सिंपल। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है ना डायामीटर, ठीक है। डायामीटर दिख रहा है, हमको दिया गया है रेडियस, तो हम लिख सकते हैं एक्स रूट 2 इक्वल टू 16। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई रूट 2। x इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज 8 रूट 2, और एरिया, स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट करनी है तो x का स्क्वायर कर दोगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। जब पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो 8 का स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा, तो 64 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल इज दैट 128 इज द आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 128, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज गिवन टू यू, दैट इज इतना, द रेडियस। ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होते हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना एक स्फेयर की। अब स्फेयर तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ड्रॉ हो सकता है बट टाइम टेकिंग होगा। तो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 616 हो गया। आर की वैल्यू आपको पूछा गया है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 616 डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब आप कहोगे पाई 3.14 होता है, कैसे कैलकुलेट करें, तो वो आपको नहीं लिखना है। पाई इक्वल टू आपको 22/7 लिखना है। इजिली इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, और r इक्वल टू आपको 7 मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं बहुत टफ है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना। ये 22 नीचे बचेगा, ये चला जाएगा ऊपर, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, फिर 11 का मल्टीपल आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर इजिली आप ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू नहीं, ये बेसिकली आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 days and B alone can complete in 20 days. In how many days A can alone complete the work? मतलब A अकेला काम करता है तो कितने। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने खूब क्लास 7th और 8th में सॉल्व किए होंगे। तो ये कह रहे हैं ये दोनों लोग जब काम करते हैं तो ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं 15 डेज में। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि चलो A अगर मान लीजिए अकेले काम करता है तो वो कर लेगा X दिन में कंप्लीट। B को ऑलरेडी बताया गया है कि B कर रहा है 20 डेज में, ठीक है। तो अगर हम इनके 1 डे का वर्क कैलकुलेट करें तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और b का कितना हो जाएगा, दैट इज 1/20 हो जाएगा। और एक दिन में अगर ये दोनों मिलके पूरा काम 15 डेज में खत्म करते हैं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दैट इज 1/15, ठीक है। बस अब यहाँ पे एक इक्वेशन, एक अननोन, सिंपल, अब इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो दैट इज 1/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। इजिली आप फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा ना। ये 1/60, ये 1/x, x इक्वल टू 60। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। अब ये जो 65 टाइप के क्वेश्चन है ना, इसको अगर आपने पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर रखा है तब तो आप एग्जाम में कर पाओगे। अदरवाइज एग्जाम में आप खुद का एक्सपेरिमेंट करना या रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया आपने तो बहुत मुश्किल होगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो जो लाइन है आपका Q एंड A, P एंड B, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। और एक सिंपल सा चीज हमने पढ़ा था कि अगर किसी पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो वहां पे जो अल्टरनेटिव एंगल बनते हैं वो इक्वल होंगे। दैट्स मीन कि ये एंगल किसके इक्वल टू हो जाएगा, इसके इक्वल टू हो जाएगा। अब मैंने पैरेलल कैसे कहा, क्योंकि ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर बताया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना, और आपने सॉल्व किया है तो आपने रीड किया ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ए बी पे, तो पैरेलल हो गए एक दूसरे के, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब जब ये एंगल बराबर है तो ये भी तो एक लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो ये वाले एंगल डबल कर देते हैं, ये वाले एंगल भी बराबर हैं। कैसे एंगल हैं, ये भी अल्टरनेटिव एंगल हैं। अच्छा, अगर हम इनके बात करें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब भाई अगर इन दोनों हम ट्रायंगल की बात करें, जिनकी बात ये कर रहे हैं, ट्रायंगल POP इसी की एरिया ये आपसे पूछ रहे हैं, इसकी एरिया आपको दिया गया है, वेरी सिंपल ना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आपको दिया गया है, जिसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं आपको, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। और सिमिलरिटी कैसी है, किसके अगेंस्ट में है, इसके, ठीक है। अब हमको ये पता है कि जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो एरिया का रेशियो होता है, मतलब मैं बात करूं किस ट्रायंगल के, POB जिसकी ये पूछ रहे हैं, ये ट्रायंगल हो गया, और ये का ट्रायंगल ये हो गया QOA, कह लो AO, कुछ भी लिख लो ना, दैट इज नॉट अ मैटर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे QOA, ठीक है, जिसका QOA, जिसके ये वैल्यू दिया गया है ये, और ये भी आपको दिया गया है ना, दैट इज PO 7, और ये आपको दिया गया है 5। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है ये। दैट्स मीन कि दैट इज 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया गया है, कितना है, दैट इज 150।
तो हमारे पास एरिया हो जाएगा POB इक्वल टू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई ये एरिया कितना है 150। इसको आप सॉल्व कर लोगे आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, जहाँ पे भी एफटी रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, एफटी के क्वेश्चंस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन रहता है। कैलसी अगर अलाउ नहीं होती है तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइम और स्पीड का क्वेश्चन है। सिंपल आसान ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट अगेन प्रैक्टिस का मैटर होता है। कुल कहा जा रहा है कि दो ट्रेनें हैं जो दिल्ली से मुंबई के लिए छूटती हैं। सपोज कर लीजिए, आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। इस वाली ट्रेन में आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, यहाँ पे आप बैठे हो। इनकी ट्रेन मतलब 45 मिनट पहले छूट जाती है, आपकी 45 मिनट डिले छूटती है। बट फॉर्चुनेटली आपके गर्लफ्रेंड वाले ट्रेन का जो स्पीड होता है वो 100 किमी होता है, बट आप वाले की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। तो दिल में एक तसल्ली है कि कहीं ना कहीं मिलेंगे, जयपुर में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। लेट्स सी कहाँ पे मिलते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है भैया कि कितने टाइम बाद एक दूसरे से ये ट्रेनें मिल जाएंगी और आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। कैसे होगी मुलाकात, इसके लिए हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं ना। एक मान लेते हैं कि ये है आपकी दिल्ली मुंबई वाली जगह, तो इसको लिख देते हैं NDLS ट्रेन के भाषा में। और मुंबई में बहुत सारे स्टेशन हैं, LTT लिख देते हैं ना, LTT वाट एवर दैट, खुद ठीक है। हम मान लेते हैं कि इनका मिलन कहीं यहाँ पे होगा और यहाँ पे आप दोनों मिलके एकदम कैफेटेरिया में बैठोगे। अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मिलन वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है D, एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस है जहाँ पे मिलते हैं वो D है। अब ये वाली जो ट्रेन है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ये भैया आधा घंटा पहले छूटती है। पता नहीं तुम दोनों ने टिकट अलग अलग क्यों लिया था, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब खैर कोई बात नहीं, ले लिया है। तो अब मान लेते हैं कि ये 45 मिनट जो है ना, मानेंगे क्या है ही, तो 45 मिनट में ये ट्रेन 100 किमी की स्पीड है इसकी, तो कितना दूर जाएगी 75 किलोमीटर। अब ये कैसे आया, ये भैया बहुत आसान है यार, ये तो कर लेना तुम लोग, ठीक है भाई। एक घंटे में 100 जाती है तो 45 मिनट में कितना जाएगी 75 जाएगी, वेरी सिंपल। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब उनकी ट्रेन पहुँची थी और आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी, उस टाइम पे आप NDLS में ट्रेन को बोर्ड कर रहे थे। आपकी ट्रेन चली ज़्यादा स्पीड से, इनकी भी ट्रेन चली। अब जब मिलन होगा D डिस्टेंस पे, तो उस टाइम पे ये वाली जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, वो कर रही होगी D-75, क्योंकि 75 तो ऑलरेडी इसने कर लिया है। उसी टाइम में आपकी ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी D, बस बन गया क्वेश्चन, बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। आपको मतलब दोनों को टाइम कितना लगेगा T1 और T2, और चूंकि ये जिस टाइम पे डिपार्ट कर गई है उसी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, तो दोनों टाइम सेम होंगे, ठीक है। टाइम अरे भाई सेम होंगे ना यार। उसी टाइम में जितने टाइम में आपकी गर्लफ्रेंड वाली ट्रेन D-75 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी टाइम में आपकी जो ट्रेन है वो D डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वेरी सिंपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम दोनों का सेम हो जाएगा, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। डिस्टेंस क्या, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आपकी गर्लफ्रेंड की जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 100, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम आ जाएगा T1 और T2 आप वाली ट्रेन का, तो आप वाली D डिस्टेंस ट्रेवल करती है बट 136 है। अब देखो एक आपको ये इक्वेशन मिल गया भैया, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, यहां से इजीली आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 136 माइनस 100 36D आ जाएगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 75 मल्टीप्लाई 136 डिवाइडेड बाई 36, जो वैल्यू आएगी वही D की वैल्यू होगी। तो D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, दैट इज 283.33, ठीक है। इतना डिस्टेंस के बाद दैट इज किलोमीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। इतना डिस्टेंस के बाद मतलब मैंने सही कहा था, जयपुर के आसपास मिल लोगे आप, 300-350 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, जितना भी मुझे पता नहीं, अब लेके मत बैठ जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 2/3। अब ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या, दैट इज 2/3, कौन सा आ जाएगा भाई, दैट इज 6/3।
9 ना, वेरी सिंपल, 6/9, 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी ये 3 से डिवाइड कर दो, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। 68, A is 2 years older than B, who is twice old as C. If total age of A, B, C is 27, then how old is B? अगेन आसान सा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं ना, देखो जिसके मल्टीपल में दिया गया रहता है उसको हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि उसी के मल्टीपल में बाकी सारे का आ जाएगा। तो यहां पे सब किसके मल्टीपल हैं? C के। तो हम मान लेते हैं कि C की एज कितनी है? X। अगर C की एज X है तो B की कितनी हो जाएगी? इन्होंने कहा है 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहा है B who is twice old as C। ठीक है, तो A की कितनी हो जाएगी? A की भी कहा गया है कि 2 साल ओल्डर है, किससे? B से। तो B की एज है 2x, तो +2 हो जाएगी। और इसने कह ही दिया है कि दो इन सब की एज मिला के कितनी है? 27 है। x की वैल्यू आ जाएगी वहां से, एक अननोन और एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बस कर लीजिए, a इक्वल टू है 2x + 2 प्लस b इक्वल टू है 2x प्लस c इक्वल टू है x, दैट इज इक्वल टू 27। यहां से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, वो किसके बराबर आ जाएगी? 5 के बराबर। बहुत ही आसान। अगर 5 की वैल्यू है, आपसे पूछा क्या गया है? b की वैल्यू। b कितना है? 2x है ना, तो 5 दूनी के 10। सिंपल इज दैट। क्वेश्चन नंबर 69 है, A, B and C start together from the same place to walk round a circular path of length is 12 किलोमीटर। ये दिया गया है। अब यहाँ पे रेट दिया गया है कि A कैसे वॉक कर रहा है, किस स्पीड से। इन सिंपल कहें तो स्पीड दिया गया है। दे विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ। कहां पे मिलेंगे दोनों, मतलब तीनों साथ कहां पे होंगे ये नहीं पूछा गया है। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, मतलब जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और सब यहां से स्टार्ट करते हैं, अलग अलग स्पीड से स्टार्ट करते हैं। तो कब यहां पे तीनों साथ होंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब साथ होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं भाई कि ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा 12 किलोमीटर आपको दिया गया है। ये जो पूरा सर्कल है, पेरीमीटर समझ लीजिए इसका। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये को कितना टाइम लगेगा। तो 4 है तो A को टाइम लग जाएगा 12/4, तो A इक्वल टू हो जाएगा 3 आवर। ठीक है, 3 घंटे लगेंगे इसको पूरा सर्कल 3 घंटे बाद, यहां से चलने के 3 घंटे बाद A यहां पे होगा। उसी तरीके से B की बात करें तो B 4 आवर लेटर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड कर दिया हमने, तो B कितने 4 घंटे बाद होगा। अब 4 घंटा होगा तो उस टाइम पे A निकल गया होगा आगे, तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। उसी तरीके से अगर हम C की बात करें तो C हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो 8 आवर हो जाएगा। सिंपल, ये ऊपर चला गया, 3 का डिवाइड कर देंगे 12, 4 इंटू 2 8 आवर। ठीक है, तो ये 8 आवर लगाएंगे। अब ये भाई साहब यहां से चले तो दोबारा यहां पे कब पहुंचेंगे? 8 घंटे बाद पहुंचेंगे। उस टाइम पे इस भाई साहब के 2 राउंड हो गए रहेंगे, ये तीसरा राउंड कंप्लीट करने ही वाले होंगे, थोड़ा पीछे होंगे यहां कहीं पे। ठीक है, अब तीनों यहां पे कब पहुंचेंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? बस सिंपल इज दैट, इन तीनों का आपको क्या फाइंड आउट कर लेना है? एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है ना, मतलब वो मिनिमम इंटीजर, क्योंकि इस टाइम में ये क्या कर रहे हैं, एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो मिनिमम इंटीजर जिसपे ये क्या करेंगे, तीनों एक कंप्लीट कर लेंगे, मतलब मिनिमम टाइम वो जिसपे ये तीनों क्या करेंगे, कट करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16, 8 3 के 24, 24। ठीक है, 24 इज द आंसर। अब 24 की बात करें तो इस भाई साहब के कितने राउंड हो गए रहेंगे? इस भाई साहब के 8 राउंड हो गए रहेंगे, इनके 6 राउंड हो गए रहेंगे और इनके 3 राउंड हो रहे होंगे। उस टाइम पे ये तीनों एकदम से एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे होंगे। हाँ, तीनों के राउंड्स अलग अलग हो गए होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, A run twice as fast as B and B run thrice as fast as C. The distance covered by the C in 72 minutes will be covered by A in minutes. ठीक है, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन वो रिलेशंस ही बनाने हैं और कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि जिसका रिलेशन हो ना उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। जिसका सबसे रिलेशन हो, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारे रिलेशन को आप कंट्रोल कर पाओगे।
जैसे ससुराल में रिलेशन अच्छे रखने हैं तो बीवी से रिलेशन अच्छे होने चाहिए, अगर बीवी से रिलेशन खराब तो पूरे ससुराल वालों से खराब। ठीक है, तो सिंपल इज दैट, डिपेंडेंसी किस पे ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं भाई कि जो C है, C की स्पीड क्या है भाई, x है, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं या फिर मिनट मान लो, जिसमें भी मानना हो। वैसे यहाँ पे मिनट दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कुछ भी एज्यूम कर लो। B क्या हो जाएगा, B क्या कहा गया है, B रन थ्राइस एज C, तो B हो जाएगा 3x मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से C की बात करें तो C क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि कहा है A रन ट्वाइस एज B, तो B 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6x मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इनकी स्पीड। अब ये कह रहे हैं कि जो C है ना, ये 72 मिनट में कितना जाता है भाई, 72 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करता है विल कवर्ड बाई A, वही डिस्टेंस A कितने टाइम में कवर करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमको ये पता कर लेना है कितना डिस्टेंस जाएगा ये 72 मिनट में। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, x हमने जूम किया है। अब यहाँ पे यूनिट का प्रॉब्लम है, हमने इसको सेकंड में लिया है, इसको मिनट में लिया है, इसको मिनट में आप कर लो, इसको मिनट में करना है तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 60 हो गया, रहने देते हैं, इतना मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा, अब इसको कितना टाइम लगेगा A को, तो A को टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस कितना है 72x मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है भाई A की स्पीड है 6x, तो ये भाई साहब हो गए कैंसल्ड आउट। ठीक है, मिनट में पूछा है तो 60 को रहने देते हैं, क्यों इसको तंग करना, बस इसी को कर लेते हैं। जब इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 मिनट। अगर आप 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट में पूछा है, अगेन आपको 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 को 60 रहने दो, ऑप्शन हो जाएगा आपका D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एथलीट रन 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड, भैया अब ये भी बताने का कोई सवाल है नहीं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस दिया गया है 200 डिवाइडेड बाई टाइम दिया गया है 24 सेकेंड। अच्छा, इन्होंने किमी पर आवर पूछा है तो हम भी कर देते हैं, ऊपर 36 से और नीचे 1000 से कर देते हैं, किमी पर आवर आ जाएगा, तो दैट इज 30। ऑप्शन हो जाएगा आपका D। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सारे लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये मैन स्टार्ट क्लाइंबिंग 11 मीटर हाई वॉल एट 5 PM, इन ईच मिनट हिज क्लाइंब 1 मीटर एंड स्लिप 50 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर जा रहे हैं, हाफ मीटर डाउन आ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कितने बजे ये चढ़ जाएंगे, ऊपर कितने बजे होंगे ये। तो बहुत ही सिंपल है, अगेन आपको डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है 11 मीटर। अगर हम इनका रेट फाइंड आउट करें कि ये किस रेट से ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, तो इनका रेट हो जाएगा, रेट ऑफ क्लाइंबिंग अगर फाइंड आउट करें, रेट ऑफ क्लाइंबिंग कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट में इतना जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो ना इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर मिनट हो जाएगी। माइनस कर देते हैं, 0.5 नीचे आ जा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर कितना है 0.5, तो इनकी स्पीड सिंपल हो जाएगी 0.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये इनकी स्पीड चढ़ने की। कितना दूर जाना है भाई साहब को, जाना है 11, तो टाइम कितना लगेगा यही आपसे पूछा गया है, टाइम मिल जाएगी तो इसमें ऐड कर देना, उतने टाइम में वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 0.5, तो यहां से आ जाएगा आपका 22 मिनट। अब आप कहोगे कि ये हो जाएगा 5:22 पे पहुंच जाएंगे, बात होगी जी नहीं, थोड़ा सा इसमें लूप फॉल है। कैसे, ध्यान से सुनो। अब देखो यहां पे हमने रेट तो ये ले लिया कि ये स्लाइड करते रहेंगे, बट एक बार जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब ये ऊपर जाएंगे और उसके बाद जब यहां पे पहुंच गए तो जो ये स्लाइड करेंगे वो करेंगे, बट हमको लास्ट वाला जो स्लाइड है वो नहीं लेना है, इनको बस ऊपर ही तो पहुंचाना है हमको। ठीक है, स्लाइड लास्ट वाली हो गए, एक बार आप क्या किए, धागा को जो जीतने वाला धागा होता है उसको टच करके पीछे आ गए, उससे कुछ फर्क तो होता नहीं है, तो लास्ट वाली स्लाइडिंग हमको नहीं लेनी है, तो ये कितना हो जाएगा 21 मिनट। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाली स्लाइडिंग है वो नहीं लेनी है, लास्ट मिनट में जो उन्होंने ऊपर आगे गए हैं वो बस दैट्स इट, वहां पे उनका डेस्टिनेशन मिल गया। अब अलग बात है कि वो नीचे आएंगे
बट उसको हमको नहीं लेना है। जब पहली बार पहुंच गए तो पहुंच गए, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 73। टू ट्रेन, ये दिया गया है दोनों की लेंथ, रन एट द स्पीड, स्पीड भी आपको दिया गया है, और कहा गया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑन पैरेलल ट्रैक, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। द टाइम विच दे विल टेक टॉस ईच अदर। बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे है हम फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। इनकी सेपरेशन स्पीड क्या है, यहां पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सेपरेशन स्पीड। क्यों सेपरेशन स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये भाई साहब इधर जा रहे हैं। सेपरेशन स्पीड में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 45 प्लस 72 ये कितना हो जाएगा भाई, 117। ठीक है, यही हो जाएगा ना, दैट इज ये सेपरेशन आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर है, जो भी लिखना है आप किलोमीटर पर आवर, ये इनकी सेपरेशन स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, दोनों अलग कब होंगी, ये जब पूरी ट्रेन इसकी पूंछ और इसकी पूंछ जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, मतलब ये वाली आगे जाएगी, ये वाली आगे जाएगी, मतलब ये पूरा लेंथ क्रॉस होगा, ये पूरा लेंथ क्रॉस होगा। इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा, चाहे यहां कर लो चाहे लास्ट में डिवाइड करते टाइम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 32.5 मीटर पर सेकंड। कैसे करोगे, इसमें सिंपली किलोमीटर है ऊपर तो उसको मीटर में करना है, 1000 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना है, डिवाइडेड बाई नीचे आवर है, पर आवर है तो 3600 का डिवाइड कर देना, वेरी सिंपल। तो ये पता चल गया आपको। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, तो हमको चाहिए डिस्टेंस। जैसे मैंने कहा इन दोनों का सेपरेशन, तो आपको यहाँ पे सेपरेशन कितना पता चल जाएगा, दैट इज 105। ये हो गया लेंथ और ये सेकेंड वाली की लेंथ तो हो जाएगा 195 मीटर। अब आपको चाहिए टाइम, बहुत ही सिंपल, 195 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 32.5 दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 74। अगेन ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं ये, इफ 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 ऑफ सी। तो अगेन आपको ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो लास्ट में क्या है आपका सी है, बाकी सबकी डिपेंडेंसी किस पे है, सी पे है। तो अगेन वही वाला फंडा हम लगाएंगे, हम कह देते हैं कि जो भैया सी है हमारे पास वो कितना है, x है। अब ये कह रहे हैं कि 75% ऑफ b इज इक्वल टू 0.6% ऑफ c। तो बस ये वाला फंडा लगा दो, 75 बाई 100 कर लो, या फिर 3/4, 3/4 ऑफ b इज इक्वल टू 0.6 किसका, x का, क्योंकि c की वैल्यू कितना है, x है। यही तो यहाँ पे लिखा गया 0.6 ऑफ x। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, b की बात कर रहे हैं, ठीक है, c को हमने जूम कर लिया है। और इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे b इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, और ये मल्टीप्लाई 8, तो ये हम 0.8 या फिर x लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो x को नीचे ले आओगे, x इक्वल टू क्या है, c है, तो b/c इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/10। एक रेशियो हमको पता चल गया, b कितना होगा 8 होगा, c कितना होगा 10 होगा। अब यहां से भी आगे बढ़ सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा आपको d, अगर एग्जाम में हो। अगर एग्जाम में नहीं हो तो थोड़ा सा और कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर लीजिए। मान लीजिए 2 ऑप्शन में ऐसा दिया गया रहता तब क्या होता भाई। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कहा गया है कि इफ 2/3 ऑफ a, तो 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75% ऑफ b का 75% वाला रेशियो अगेन 3/4 ऑफ b। अब यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है, a/b फाइंड आउट कर लेना है। तो a/b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये रेशियो भी आपको पता चल गया। b अगेन यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, a क्या हो गया 9, तो 9, 8 एंड 10, दिस इज द रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। 75 ऑलरेडी हमने कर लिया, नहीं किया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहीं पे है क्वेश्चन, टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्स्ड अप विद द टिकट इन ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that ticket drawn has number which multiple of
3 और 5, 3 और 5 का मल्टीपल हो। तो पहले आप ये देख लो कि 1 to 20 में 3 और 5 का मल्टीपल कौन कौन से नंबर है। अगर हम पहले 3 के मल्टीपल नंबर्स की बात करें तो हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 20 से कम में ही देखना है। 5 के मल्टीपल की बात करें तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और एक 20 हो जाएगा। वेरी सिंपल इज दैट। अब यहां पे देखो एक नंबर कॉमन है दोनों में, ठीक है। एक नंबर कॉमन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो 3 या फिर 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, दोनों में से किसी से डिविजिबल हो। अगर 15 आता है ड्रॉन करने में तो वो डिविजिबल रहेगा ना, तो इसको 2 बार काउंट करेंगे तब गड़बड़ होगा, इसको एक बार काउंट करना है। तो टोटल कितने बार, कितने ऐसे नंबर आ सकते हैं 1 to 20 जो 3 और 5 से डिविजिबल हो सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। ये 9 नंबर हैं, इनमें से कोई सा भी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 एंड 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 15 को 2 बार क्यों नहीं किया हूं, क्योंकि 15 आएगा तो भाई वो डिविजिबल रहेगा, 2 बार उसको क्यों काउंट करना नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई आपका, बस इनमें से कोई सा एक आना चाहिए। दैट्स मीन कि 9C1 हो जाएगा, दिस की वैल्यू हो जाएगी 9। मुझे पता है आप 9C1 फाइंड आउट करना जानते होगे। ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r होता है, r की जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 1 होता है, तो फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब है नहीं। यहां पे देखो ये फैक्टोरियल 8 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 9 है तो 9 बाहर जाएगा, 8 8 बचेगा, दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये सभी लोगों को पता होगा, ये आपको पता चल गया। अब टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल में प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल कितने इवेंट्स हैं भाई 20, तो टोटल हो जाएगा 9/20। तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, 3 कॉइन आर टॉस्ड, 3 कॉइन उछाले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है, 2 हेड कम से कम रहे। अच्छा ये बताओ आप कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 3 कॉइन उछाले जाते हैं तो 2 हेड या टेल का, ठीक है, तो 2 क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अच्छा 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये हमको प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। अब 8 कॉम्बिनेशंस में सारे कॉम्बिनेशंस नहीं लिख रहा हूं, मैं बस वो कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं यहां पे जो हेड के साथ होंगे, जो हमसे पूछा गया है। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 2 सिक्के पे हेड आए, 1 सिक्के पे टेल आए, या फिर पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, फिर से तीसरे पे हेड आए, ठीक है। यहां पे मतलब पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, यहां पे भी 2 हेड है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, पहले पे यहां पे हमने ये ले लिया तो पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ये आ जाएगा। तो ये टोटल 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे हो सकते हैं जो 2 हेड के साथ हों, ठीक है। इन टोटल 8 कॉम्बिनेशंस में थे, 3 हो गए, दैट्स मीन कि 3/8 की आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। टोटल कॉम्बिनेशन 8, आपका आने वाला कॉम्बिनेशन कितना है 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 3/8। वेरी सिंपल ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 77, इंसेक्ट डिजीज, कीटाणु, कीटाणु ये लिखा है ना, जंतु, जंतु रोग, ठीक है, रोग होता है उससे, तो वॉर, कहीं पे लड़ाई लड़ी जाएगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा ना। कॉजेज पूछा है ना, देखिए डिजीज होता है, किस कारण से होता है, कीटाणु की वजह से। डिस्ट्रक्शन किसके वजह से हो सकता है, वॉर की वजह से ना, जैसे कि अभी यूक्रेन में हो रहा है, रसिया की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब आर्मी होगी तो लड़ाई हो जाएगी ना, जरूरी नहीं कि आर्मी होगी तो लड़ाई हो जाएगी, आर्मी बहुत सारे लोगों के पास है, लड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, कॉज क्या है उसका, वॉर, वॉर होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इनमें से कौन सा अलग है, तो ये हो जाएगा स्वान, ठीक है। तो कौवा भी चले हंस की चाल वाली बात है, ये क्या करता है भाई, पानी में रहता है, बाकी सारे उड़ने वाले हैं ना। तो ये सब एक पर्टिकुलर कैटेगरी जिसमें ये मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं ना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 79 भाई, ये ध्यान से देखो, यहां पे देखो 6 है, फिर 11 है, फिर 11 के बाद 21 है, फिर ये है, फिर ये है। जब कभी भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो आपको मल्टीपल के सेंस में सोचना चाहिए, बट ये बात उनको भी पता होती है कि जनरली लोग मल्टीपल के केस में सोचेंगे, ठीक है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब देखना चाहिए, बट ट्रेंड आपको देखना है कि एक दूसरे से वेरिएशन क्या है। तो यहां पे देखो आप, यहां पे क्या किया गया है, +5 किया गया है, यहां पे 11 और ये +10 किया गया है, यहां पे 21 36 +15 किया गया है। ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे क्या किया गया है, 20 किया गया है, यहां पे क्या किया गया है, 25 करना है, किया नहीं गया है, हमको करना है। तो 56 25 कितना हो जाएगा, दैट इज 81। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, इफ प्रोज इज कोडेड एज लाइक दिस देन लाइट विल, किस तरीके से लाइट को हम कोड करेंगे। तो थोड़ा सा मैचिंग हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, आपका जो फर्स्ट वर्ड है ये वाला पी वाला, कोई चेंज हुआ है नहीं, एज इट इज है। इस वाले में कोई चेंज हुआ है नहीं, एज इट इज है। और सेकेंड वाले को हम देखें तो सेकेंड वाले को पी लिखा गया है ना, आर को पी किया गया है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, जैसे हम लिख दें PQRST, ठीक है। तो आर को पी किया गया है, तो एक नंबर स्लाइड कर दिया गया है। अच्छा, ये थर्ड पोजीशन एज इट इज है। ये वाला जो नंबर है, एस वाले नंबर को क्यू किया गया है, मतलब अगेन एक नंबर पीछे स्लाइड किया गया है। तो बस वही हमको इसमें कर देना है। तो एल कोई चेंज नहीं करना है, पहला वर्ड है। आई एक पीछे स्लाइड करवाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि एच के पीछे स्लाइड करना है हमको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। दूसरे वाले में कोई चेंज करना है नहीं करना है, इस वाले में चेंज करना है, एच वाले में चेंज करना है। तो एच वाले में फिर से हमको पीछे लेके आना है। तो पीछे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वर्ड क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना। नहीं चाहिए तो लिख लो भाई, ABCDEFGHI, ठीक है। अब ये देखो जो एच है यहां पे एक स्लाइड करके पीछे आना है, जी को गैप देना है। इससे पहले वाले में जो हमने आई का किया था, आई यहां पे था, एक छोड़ के पीछे आना था, तो जी पे आ गए हैं। और टी को एज इट इज रहने देना है, तो टी को एज इट इज रहने देना है, LGGFT। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, FAGGAFHAIIAH, ठीक है। अगेन वो कॉम्बिनेशन हमको ढूंढने हैं, ABCD। देखो अगर ऐसे रीजनिंग वाले पेपर हैं तो पहले आप A to Z लिख लिया करो, नहीं लिखना है पहले से प्रैक्टिस है तो वेल एंड गुड, तब तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सारे नंबर्स उनके पोजीशंस अगर आपने याद रख रखे हैं तो इजीली हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो लिख लिया करो पहले ही, खाली टाइम में, जब स्टार्टिंग में आपको मिले तो उसी टाइम लिख लिया करो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, क्या क्या हुआ है यहाँ पे हुआ है F+1, G बन गया है। A के बीच में कोई चेंजेज नहीं है, एज इट इज है। अब यहाँ पे जो G था वो F हुआ है, G F हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक माइनस हमने किया है, ठीक है। तो पहले वाले में हमने क्या किया है, एक फॉरवर्ड गए हैं, दूसरे में कोई चेंज नहीं है, तीसरे में एक बैकवर्ड आए हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो आप एक देखोगे ना तो आपको स्टार्टिंग से पता चलेगा FGHI, तो ऐसा ही लग रहा है कि सब में एक एक ऐड किया गया है, बहुत ही सिंपल आसान। दूसरे वाले में कुछ नहीं किया गया, सब में ए है, एज इट इज रहने। अब हमको बस तीसरे का लॉजिक ढूंढना है। तीसरा जी की जगह पे एफ लिखा गया है, इसका मतलब एक बैकवर्ड आया गया है। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो +3 का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है, एफ के बाद आई। फिर यहां पे आई के जगह पे देखो एच लिखा गया है, मतलब एक माइनस किया गया है ना। तो यहां पे -1 है, यहां पे +3 है, और यहां पे भी आपका -1 था। तो -1 +3 -1, इसका मतलब यहां पे +3 कर देना है। तो बस लॉजिक पता चल गया तो आप लगा सकते हो, इसमें बस सिंपली 1 ऐड कर देना है। तो I के बाद क्या आता है, J आता है, A को एज इट इज रहने देने हैं, H के बाद +3 कर देना है, तो HIJK, ठीक है। +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K, तो हो जाएगा JAK। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका
1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आसान होते हैं, हालांकि इसमें और आसान बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं फाइंड आउट करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आपको बस डायरेक्शन बताना है। तो ये डायरेक्शन हो जाती है आपकी नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले ये भाई साहब जाते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बाद ये जाते हैं साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में, फिर ये जाते हैं नेक्स्ट साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में, ये जाते हैं इधर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर आपको इनको ओरिजिन पे ले जाना है, यहीं से स्टार्ट किया था इन्होंने, तो इस डायरेक्शन में इनको जाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 83 है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो पीढ़ी है ना, जो अपर पीढ़ी का है उसको एक स्टेप ऊपर ड्रॉ करिए, जो लोअर पीढ़ी का उसको एक स्टेप नीचे ड्रॉ करिए। जैसे कि यहां पे कहा गया है कि ए क्या है, सी का सन है, और साथ साथ जेंडर भी लिखते जाइए। जैसे मैं ये लिखूं कि यहां पे मान लीजिए ए है, तो ए किसका बेटा है, सी का, तो सी इससे एक पीढ़ी ऊपर है, तो हमने यहां पे सी ड्रॉ कर लिया। अब ए का जेंडर हमको पता है क्योंकि सन है, मतलब मेल होगा, क्योंकि ये आपको इसलिए लिखना होता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा इनके जेंडर से रिलेटेड ऑप्शन, ठीक है, तो लिखते जाना है साथ साथ, अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। सी एंड क्यू आर द सिस्टर्स, मतलब सी की कोई सिस्टर है क्यू, तो पैरेलल पीढ़ी के हो गए, एक पीढ़ी के हैं ये, तो ये क्यू लिख देते हैं, और ये भी क्या होंगी, फीमेल होंगी, चूंकि सिस्टर हैं, और ये भी फीमेल होंगी, वेरी सिंपल। कह रहे हैं कि जेड इज द मदर ऑफ क्यू, तो क्यू की मदर क्या है, जेड है, बहुत ही सिंपल सवाल है, मदर है तो ये भी फीमेल होंगी। अब ये जेड क्यू की मदर है, ये दोनों सिस्टर है, मतलब इनकी भी ये मदर होंगी, तो यहां वाला जो रिलेशन बनेगा वो मदर का बनेगा, ठीक है, सी की भी मदर होंगी ये। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट आगे जो डिटेल दिया गया है, इफ पी इज द सन ऑफ जेड, जेड का एक सन है पी, लड़का है तो एक पीढ़ी नीचे आएगा, मतलब इनके पैरेलल आएगा। कौन है भाई, ये पी है, ठीक है, पी है, लड़का है, मतलब क्या होगा, मेल होगा, वेरी सिंपल, मेल हो गया, इनके नीचे आएगा ये, ठीक है। अब यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि एक जेड है मदर, जिनके दो बेटियां हैं और एक लड़का है, वेरी सिंपल इज दैट। अब कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको फाइंड आउट करना है। क्यू इज द ग्रांट मदर ऑफ ए और क्यू ये तो क्या है, मौसी हुई ना यार, इसमें क्या, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये इसका मौसी है ना, ठीक है। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, जो पी है, पी बेटा था जेड का ना, मतलब इसका क्या होगा, ये मामा होगा, मतलब यहाँ पे भांजा वाला रिलेशन होगा, तो मैटरनल अंकल, ठीक है, माता साइड वाला अंकल, तो ऑप्शन ये सही होगा। बाकी सब देख लो, पी इज द कजिन ऑफ ए, नहीं भाई, ए का कजिन कैसे है, पी मामा है ना, ठीक है। जेड इज द ब्रदर ऑफ सी, जेड ब्रदर ऑफ सी भैया, सी का तो मदर होगा ना यार जेड, तो ये ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, बुक, तो ये क्या हो जाएगा, पेजेस ही होंगे, ठीक है। लर्निंग, फ्रिक्शन, पिक्चर, ये सब रहे ना रहे, बट पेज नहीं रहेगा तो बुक कैसे रहेगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, ए क्लॉक सोन 8 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक सोन द 2 o'clock या 2 PM आफ्टरनून, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक घड़ी है कुछ इस तरीके से भैया, तो ये एंगल कितना हो गया 360, ठीक है, कितना आवर होते हैं, डेट इज 12, ठीक है। तो एक घंटा, एक घड़ी वाली जो आवर होती है, एक जब आवर कंप्लीट कर लेती है तो दैट इज 30 मिनट। यहाँ पे टोटल कितने आवर है भाई, 8 से 2 बजे गए हैं तो 4 6 हो गए, तो 6 मतलब 180 की डिग्री बन जाएगी, तो 180 ऑप्शन करेक्ट। और आप देख भी पाओगे ना, इस तरीके से कुछ होता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 होता है कुछ इस तरीके से, 2 से जस्ट पहले 3 से जस्ट पहले 2 होगा और 9 से जस्ट पहले 8 होगा, तो ये 180 का ये एंगल हो जाता है, इधर 180 डिग्री 360 डिग्री पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द सेलिंग ऑफ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑफ द प्रिंट प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंट प्राइस ऑफ द बुक, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, दोनों अननोन है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसलिए क्योंकि रेशियो पूछा है ना।
तो हम एज्यूम कर लेते हैं भाई कि इनका जो प्रिंट प्राइस है वो x रुपीज है। अब 10% डिस्काउंट पे ये बेच रहा है, किसके? प्रिंट प्राइस के। तो कितने में बेच रहा होगा? ठीक है, 0.9, 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 0.9x में ये सेल कर रहा होगा। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस पे वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 12% प्रॉफिट कमा रहा है। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं भाई, ये एज्यूम कर रहे हैं, अब प्रॉफिट किस पे कमाएगा? जितनी उसकी कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट जितना ज्यादा में बचेगा वही उसका प्रॉफिट होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? ए है, और इसको ये प्रॉफिट में बेच रहा है कितना? 12%। तो जो सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस पे, वो हो जाएगा 1.12 ए, और डिस्काउंट के बाद प्रिंट रेट के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है? ये हो जाएगा 0.9x। और ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए यार, एक ही किताब की बात कर रहे हैं ना। प्रिंट प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्राइस ये हो गया, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्राइस ये हो गया। दोनों के तरफ से हमने सेलिंग प्राइस निकाला, दोनों के इक्वेट कर दिया। रेशियो फाइंड आउट करना है कॉस्ट टू प्रिंट, तो कॉस्ट हो गया आपका ए, प्रिंट हो गया एक्स, फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज 0.9 डिवाइडेड बाई 1.12। बस रेशियो इसको फाइंड आउट कर लेना आप, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, दैट इज 45:56। क्वेश्चन नंबर 87 है, बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर द रीज ऑफ 2850 शॉपकीपर गेन 12%, इफ द प्रॉफिट रिड्यूस टू 8%, देन द सेलिंग प्राइस। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल इज दैट। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये इतना में बेचा जा रहा है, जब सेलिंग प्राइस इसका 2850 था, उस समय 14% का इसको प्रॉफिट हुआ। तो हम ये मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है बाइसिकल का वो x रुपीज है। ठीक है, x रुपीज है। x रुपीज पे अगर वो 14% प्रॉफिट ले लेता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.14 x इज इक्वल टू 2850। ठीक है, तो यही तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्योंकि 14% प्रॉफिट के साथ बेचा है। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी 2500। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है आपके बाइसिकल का। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 8% तक रिड्यूस हो जाता है, मतलब आप 8% कमा रहे हो, पहले 14% कमा रहे थे, तो आपको व्हीकल अपनी या बाइसिकल अपनी कितने में बेचनी पड़ेगी? तो बहुत ही सिंपल, तो हमको पता चल जाएगा यहां से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2500 मल्टीप्लाई 1.08 कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 0.08 का इसमें मल्टीप्लाई करके 2500 में ऐड कर देना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों मिलके क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यही होता है ना यार, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो दोनों तरीके से कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहां से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका? इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आपको, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2700। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, ए स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 9000 रुपीज। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैं रीड कर रहा हूं। आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन द बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 8000। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर they earn profit of the 6970, then what will be the share of B in the profit? ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आपका जो प्रॉफिट होता है ना, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कितने टाइम इन्वेस्ट किए हैं, दोनों के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो दोनों के ये प्रोपोर्शनल होता है। पहले वाले ने कितने लगाए भाई? 9000 रुपीज लगाए और 12 महीने लगाए, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया किसका? ए का। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? बी ने लगाए 8000 रुपीज प्लस 7, तो ये हो गया बी का इन्वेस्टमेंट। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, कर लेना, बहुत आसान है। और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, चाहे ऐसे ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बी का शेयर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे बी का कितना पैसा? अब ये टोटल हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, रेशियो आपको फाइंड आउट कर लेना है। किस तरीके से रेशियो मिलेगा आपको? वेरी सिंपल इज दैट, यहां पे आपको प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट 6970। बी का शेयर क्या है? ये वाला है, तो बी का शेयर हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड करना है ना भाई। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से ये इनका फ्रैक्शन है, ये इनका फ्रैक्शन है। हम बी का फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बी नॉमिनेटर में हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट।
तो 1000 को कॉमन कर लेते हैं ना, 1000 कॉमन हो जाएगा हर जगह से, तो 1000 कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 9 × 12 प्लस 8 × 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 × 7 ये डिवाइडेड बाई 9 × 12 प्लस 8 × 7, मल्टीप्लाई कर लेना आप, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो 2380 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2380, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 89, A and B invest in the business of ratio 3:2 if 5% of the total profit goes to charity and A share is 855, the total profit is। बहुत ही सिंपल, अगेन पहले वाला जैसा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भाई साहब कि A और B का जो रेशियो है वो दिया गया है 3:2 का है, या फिर A/B 3:2, वेरी सिंपल इज दैट। अब कह रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 5% तो चैरिटी में चला जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट था वो कितना था, x था, इसका 5% चैरिटी में चला गया, तो प्रॉफिट बचा कितना, 95%, ठीक है। तो 0.95x बच जाएगा। अब इस प्रॉफिट में से ये कह रहे हैं कि जो A है उसका जो शेयर है वो होता है 855, तो A का शेयर निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। A का शेयर कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा इनका 3/5, क्योंकि देखो 3 वाला ये है, टोटल कितना है 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 मल्टीप्लाई 0.95x, इस पूरे की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 855, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1500, और यही x हमने अज्यूम किया था कि टोटल प्रॉफिट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी सिंपल इज दैट। यहां से आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, टी की, डी की, जिसकी भी चाहो उसकी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा है हाउ मच इज, इतना इज ग्रेटर देन इतना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना भाई, 90 20 -2 2, ये कितना हो जाएगा 70 20, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ये आपका पूरा होता है, आई थिंक सो। यहाँ पे जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं यहाँ से, तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि आपने कुछ सीखा होगा, सीखा है तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।